अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्लीज़ आप लोग फ़ैन की आवाज़ को इग्नोर करें और नॉवेल एंजॉय करें। तानिया ताहिर का नावल शुरू करते हैं। सना ने नफ़रत से देखा और चची को तसल्ली देने लगी। शाज़ को सना इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त सी लग रही थी। शाज़ ने गहरा सांस लिया और दूर हुआ। अपने मुलाजिम को बुलाया। माँ के लिए कमरा सेट करो, वो बोला तो वो खड़ी हो गई नफ़ी करती हुई। मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम मेरे लिए कुछ मत करवाओ, वो नाराज़गी से कहती उठ गई। जबकि शाज़ ने उन्हें पकड़ना चाहा। वो कुछ भी सुने बिना ही बाहर निकल गईं। शाज़ भी उनके पीछे दौड़ा। जबकि वर्षा ये सब देख रही थी, वो कैसे उसके सपोर्ट में खड़ा था। आवारा, बदचलन, बदकिरदार, इस्तेमालशुदा लड़की हो तुम शाज़ की कभी नहीं हो सकती। उस पर इल्ज़ाम और बहतान लगाने वाली लड़की हो तुम। वर्षा, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। वो झपटी और वर्षा की गर्दन जकड़ ली। सना वर्षा के मुंह से निकला और उसने सना के हाथ पकड़ लिए। सना, छोड़े हमें प्लीज़। वो खुद को छुड़वाना चाह रही थी, मगर सना बस ये चाहती थी एक लम्हे में ही सही ये लड़की मर जाती। शाज़ और शाज़ के साथ साथ ये सब भी उसका हो जाए। सना ने शाज़ की आहट को अंदर आते महसूस किया तो झटके से वर्षा को छोड़ दिया। वो तो पहले भी उसकी हिमायत करता था, अब तो शायद सना को जान से मार देता। आज इस वक्त सना ने सोच लिया था, ये दाल इस तरह नहीं गलेगी, उसे कुछ और करना होगा इस सब के लिए। शाज़ अंदर आया तो वर्षा, जो अपनी गर्दन पकड़ के नीचे बैठ चुकी थी, शाज़ की निगाहों में नहीं आ सकी और सना ने शाज़ की जानिब देखा। बहुत दुख हुआ है चची को तुम्हारी इस हरकत से। तुम एक धोखेबाज इंसान निकले हो शाज़, वो बोली। मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया सना, और ना ही अब कर रहा हूँ। तुम ये मेरी माँ मेरी तबीयत और मेरी आदत से साफ़ है। और जब मैंने कह दिया कि वर्षा वहाँ कभी कदम नहीं रखेगी और ना ही वहाँ जाएगी, तो तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? वर्षा से ही क्यों ख्वाहिश पूरी होगी, तो वर्षा को अपना लिया, नापाक बदचलन औरत को भी अपना लिया। मुझे तो लगता है तुम इसी इंतज़ार में थे कि तुम्हारी शादी वर्षा से हो जाए तो तुम उसे अपना लो, मगर भूलो मत शाज़, मैं आज भी तुम्हारे नाम पर बैठी हूँ। मैं, क्योंकि ये तय था कि तुम वर्षा को तलाक दोगे और मुझसे शादी करोगे। उसका गर्दन पकड़कर वो बोली। शाज़ को बहुत बुरी लगी थी ये हरकत। उसने उसका हाथ झटका अपने गर्दन पर से। आज मैं तुम्हें ये बात साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ सना, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तुम किसी और से कर लो, क्योंकि मेरी और तुम्हारी मंगनी थी, निकाह नहीं। आखिर निकाह होता, खुदा की कसम किसी और की तरफ निगाह भी न उठाता। मगर अब ऐसा चूँकि नहीं हुआ, तो वर्षा मेरे निकाह में है और मुझे कसम है मैं किसी और की तरफ नहीं देखूँगा। वो बोला था, लहज़ा मजबूत था। ठीक है, भले वो तुम्हारी पारसा बीवी कुछ भी करती फिरे, मुराद या कोई भी, वो मर्द जिसने उसकी इज्जत लूटी, कोई भी बीवी तो तुम्हारी, भले बदचलन, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? सना, वो उस पर हाथ उठाता रुक गया। मुझे मजबूर ना करो मैं कोई सख्त रिएक्शन लूँ, वो आंखें निकाल कर बोला। सख्त से सख्त रिएक्शन तो मैं लूँगी शाज़, और तुम अपनी आँखों से देखोगे। तुम यूँ मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो फाड़ खाने को तैयार थी और वहाँ से बाहर निकलती चली गई।
वर्षा से इतनी नफ़रत महसूस हो रही थी जितनी शायद ही किसी से की भी हो उसने। जबकि शाज ने घर के मेन दरवाजे बंद कर लिए कि यहाँ अब कोई ना आए। ज़हनी तौर पर वो मुनशर सा हो गया था। माँ मान जाती मगर ये सना ही थी जो उन्हें मानने नहीं देती थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा तो वर्षा को नीचे गला पकड़ा हुआ पाया। वर्षा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका खूबसूरत शदाब चेहरा पहले जैसा नहीं लग रहा था। आप हमें छोड़ दें, आप ना जंग लड़ें हमारे लिए, प्लीज़ शाज़। हम नहीं हैं एक दूसरे के लिए। सना नहीं होने देगी ऐसा। आपकी मम्मा भी खफा होंगी। छोड़ दें हमें, वो बोली और रोने लगी। शाज ने उसके गर्दन पर उंगलियों के निशान देखे और मुट्ठियाँ कस ली। तुम पागल हो? वो संजीदगी से पूछने लगा। वर्षा ने रोई रोई आंखों से उसकी तरफ देखा। वो साइको दिमाग खराब औरत तुम्हारी गर्दन दबा रही थी और तुम कुछ बोली नहीं, एक लफ्ज़ भी नहीं, वो भड़का। जबकि वर्षा सर झुका गई। शट अप वर्षा, वो सख्त नागवारी से उसके झुके सर को देखने लगा। मैं नहीं चाहता सना मुझे तुमसे छीन ले, वो आंखों में मोहब्बत का तूफान लिए बोला था। वर्षा ने उसकी सूरत देखी और बेसाख्ता बहुत ज़्यादा रोने लगी। आप आप हमें बताएं कौन किसका कत्ल हुआ था, किसने किसको मारा था। हम नहीं जानते ये सब, हमसे नफ़रत की वजह नहीं जानते हम, वो पूछने लगी। शाज ने मुट्ठियाँ कस ली। तुम रूम में चलो, मैं कोई चीज़ लगाता हूँ, सारी गर्दन सुर्ख हो गई है, वो बात टालते हुए बोला। प्लीज़ शाज बताएं हमें, वर्षा ने रोक लिया। शाज के लिए ये किस्सा तकलीफ़ दह था, उसको दोबारा छेड़ना तकलीफ़ दह था। भाई की बेबस आंखें सामने आती तो बस नहीं चलता, खानज़ादों का नाम व निशान मिटा दे। और नसीब में पानी कैसे भरा था कि खानज़ादा से ही मोहब्बत करने लगा था वो, और उसकी चाहत में किसी की नहीं सुन रहा था। शाज ने उसका हाथ थामा और उसे लिए अपने रूम की जानिब चलने लगा, जो उसका पर्सनल कमरा था। वर्षा उसके साथ घसीटती जा रही थी। शाज की गिरफ्त उसके बाजू पर थी। वर्षा को कमरे में लाकर उसने कमरे के बीच में छोड़ दिया और दरवाज़ा बंद करके उसने अपनी अलमारी को खोला। वर्षा खामोशी से खड़ी देख रही थी, जबकि शाज का चेहरा सुर्ख होकर खून छलकाने को बेचैन था। वर्षा को कुछ डूबता हुआ महसूस हो रहा था, जबकि शाज ने चंद तस्वीरें उसके आगे फेंक दी। वर्षा ने एक नज़र शाज की जानिब देखा और उसके बाद वो उन तस्वीरों को गौर से देखने लगी। इसमें उसकी फुप्पू थी। हाँ, वो जानती थी, उन्हें डैडी ने बताया था कि उनकी डेथ छोटी उम्र में हो गई थी। मगर शाज के पास और फुप्पू के साथ खड़ा मर्द शाज के हूबहू ज़रूर शाज का भाई ही था। उन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ था? वो हैरानगी से तस्वीरें देखने लगी और उसके बाद शाज बस आपे से बाहर होता गया। वर्षा का शाना पकड़कर उसे अपने जानिब खींचा। तुम्हारे बाप ने अपनी बहन को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया और उन दोनों को मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा दी क्योंकि वो चीखा, क्योंकि तुम लोग तो खानज़ादा हो। तुम लोग की क्या ही ऊंची शान है। तुम्हारी औरतें हमारे जैसे गरीबों के घरों में कहाँ उतर सकती है। अपना मियार तुम लोगों का इतना बुलंद था, तुम्हारे बाप का घमंड मेरे भाई को ले गया। वो आखिरी सांस तक उस औरत के लिए लड़ता, वो औरत आखिरी सांस तक लड़ती रही।
मगर वो फिर से चीखा, इतना चीखा कि वर्षा को अपने कान फटते हुए महसूस हुए। मगर नहीं, नहीं वर्षा खानज़ादा, तुम और तुम्हारी औकात जितनी बुलंद थी, उन लोगों की मोहब्बत तो तुम्हारी जूती की नोक पर थी। मेरे भाई को तुम्हारे बाप ने मरने पर मजबूर कर दिया। वो इतना हार गया अपनी मोहब्बत के आगे कि फांसी ले ली उसने। मैं तड़प तड़प गया। मेरी माँ ऐसी हो गई जैसे जिंदा ही ना हो, मुर्दों की तरह बस घर के एक कोने में बिस्तर पर छत को घूरती थी। हमारे घर से खुशियों और कहकों की चिंगार ख़त्म हो गई, झंकार ख़त्म हो गई। मेरे बाप हम दोनों से मुँह छुपाते फिर रहे थे। तुम्हारी वजह से, ये दानशोरों की वजह से, तुम थे हमारी बर्बादी के ज़िम्मेदार, सिर्फ तुम। वो उसे झंझोड़ता उसे सुना रहा था, बहुत ज़्यादा सुना रहा था। जबकि वर्षा पत्थर की सी हो गई और सास ने उसे झटके से छोड़ दिया। ये थी तुमसे भागने की वजह, ये थी तुमसे दूर रहने की वजह, और इसी वजह से मैं तुमसे दूर भागता था कि इस हुस्न पर तो मेरा भाई भी मर मिटा था। और कसम खाई थी मैंने कि मैं कभी मोहब्बत नहीं करूँगा। मगर मेरी किस्मत देखो, खानज़ादा से मोहब्बत हो गई मुझे। लेकिन क्या अपने भाई की मौत को आखिरी सांस तक नहीं भूलूँगा। वर्षा और तुम्हारा ख़ानदान इस बात का ज़िम्मेदार है। वो एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देता न बर्दाश्त करते हुए कमरे से ही बाहर निकल गया, जबकि दरवाज़ा खींचकर उसके मुंह पर मारा था। वर्षा कमरे की औसत में हक व तक खड़ी रह गई। उसका दुपट्टा सरकता हुआ ज़मीन पर जा गिरा और वो खुद भी सिमटकर ज़मीन पर बैठती चली गई। उसे शदीद रोना आया था। बस इतनी कमी थी, उसकी खुशी की मुद्दत 1-1.5 दिन थी। शास इस वक्त नहीं था, वो ही शास था जो उससे बस नफ़रत करना जानता था। वर्षा अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। उसके डैडी ऐसे नहीं थे, वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। वो तो बहुत नरम दिल इंसान थे। उसके भाई कैसे किसी को मार सकते हैं? नहीं, वो तो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। खानज़ादा बुरे नहीं थे, खानज़ादा मोहब्बत की खुशबू को पहचानते थे। मगर ये कैसी हकीकत थी जो आज उसे अपने बाप भाई के बारे में पता चली थी। शास को उससे नफ़रत ही करनी चाहिए थी। वो मोहब्बत के लायक नहीं थी, वो नफ़रत की ही हकदार थी। पहले उसने उस पर बहतान रख दिया और अब वो कितना सब्र करता, आखिर हाँ ठीक कर रहा था वो। अगर वो उससे मोहब्बत नहीं नफ़रत करती तो वो डिज़र्व करती है। उसके बाप भाई का कसूर था। वो ता देर रोती रही कि हिचकियाँ भर गईं दिल में थमने वाले नरम गरम जज्बात जिनकी कोपें अभी खिली ही थीं। सब भी गई, सब ख़त्म हो गया था सब। खुर्रम घर पहुंची, वहाँ सब बेचैन बेताब थे, उन लोगों के मुंतज़र थे। खुर्रम ने बताया और बासिम ने भी। वो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जबकि खुर्रम जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली गई और जाए नमाज पर बैठकर रोते रोते उसके लिए दुआ करने लगी कि वो सही सलामत लौट आए। वो लौट आए। उसने उसके लिए कितनी दुआ की थी, उसे वक्त का अंदाज़ा नहीं। मगर फजर की नमाज उसने पढ़ी और अभी वो दोबारा दुआ के लिए हाथ उठाती कि नीचे एक शोर सा उठ गया, आदिर के आने का। और उसने कुछ नहीं देखा। वो दौड़कर नीचे आई, नंगे पाँव, सर पर दुपट्टा नमाज की तरह लिए। वो बेगाना उसके लिए पागल होती। उसे अपनी आँखों के सामने हल्की फुल्की चोटों के साथ अपने कदमों पर खड़ा देखकर वो इतनी बेकाबू हो गई
कि उसने इर्द गिर्द खड़े किसी मर्द को नहीं देखा। आदिर की निगाहें उसकी सूजी हुई निगाहों से जा मिली और वो दौड़कर आदिर के पास आ गई और उसके सीने से लगकर रोने लगी। वहाँ खड़े सब मर्दों ने खंखारते हुए इधर उधर मुँह कर लिया, जबकि आदिर सख्त शर्मिंदा सा रह गया अपने बाप के सामने। हुर्रम उसने दांत पीसकर उसे हटाना चाहा, मगर हुर्रम हवासों में होती तो ऐसा काम न करती। मेरी दुआ कबूल हो गई, शुक्र है खुदा का। आदिर आप सही सलामत हैं, वो रो रही थी। ठीक हूँ मैं, दूर हटो। वो एक झटके से उसे दूर कर गया। जबकि हुर्रम होश में आई, वो तीनों भाई अपनी हंसी रोके रहे थे, जबकि आदिल का दोस्त तो मोबाइल में लग गया था और डैडी भी अपने उभरने वाले कहके को रोक न सके। वो काफ़ी दिनों बाद हंसे थे। बहुत परेशान रही है और सच बताएं तो उसकी दुआओं और कोशिशों की वजह से तुम वापस आए हो आदिल। उन्होंने हुर्रम के ज़मीन पर गिरते शर्म से पानी पानी होते वजूद को इग्नोर करते उसके सर पर हाथ रखा तो आदिल ने गहरा सांस लिया। फ़िलहाल तो वो उसको उसके भाइयों और दोस्तों के सामने बेइज्जत कर चुकी थी। जाओ तुम रेस्ट करो, डैडी ने कहा तो आदिल ने सर हिलाया। अगर वो यहाँ शाज को नाम लेते तो आदिल ने फिर से नफ़रत दिखाना शुरू कर देनी थी। तभी वो कुछ नहीं बोले और आदिल वहाँ से जाने लगा कि बासिम और अरसलान ने उसकी हेल्प की। जाओ बेटा, तुम भी उसका ख्याल रखना और आज से वही हिस्सा तुम्हारा है। वो बोले तो हुर्रम शर्मिंदा सी हो गई। आई एम सॉरी, वो बोली तो लहजा भी काँप रहा था। अरे वो हंस दिए। शौहर है तुम्हारा बेटा और मुझे क्या परेशानी होनी है, बल्कि उन सब को भी एहसास होना चाहिए। अब शादी की तरफ ध्यान दें। वो हंसते हुए उसका गाल थपथपाकर चले गए। आदिल ने जाते हुए अपने बाप की सारी बातें सुनी थीं। वो अपनी पोजीशन में आ गया, जबकि तीनों भाइयों ने उसकी हेल्प की और सास को बिस्तर पर लिटा दिया। दुर्रानी ज़िंदा नहीं बचेगा मुझसे, अशार बोला और अरसलान और बासिम की भी यही बात थी। आदिल के एक हाथ पर ज़्यादा चोट लगी थी और एक पाँव पर, बाकी वो ठीक था। एक बार मुझे ठीक होने दो, उस दुर्रानी और उसकी भतीचर औलाद वो तो सबक मैं खुद सिखा दूँगा, वो बोला और तकलीफ़ से हाथ एक तरफ किया। ठीक है, फ़िलहाल तुम रेस्ट करो, उसने कहा। किसने मुझे छुड़वाया है, क्योंकि तुम सब तो यहीं पड़े थे, फिर कैसे एकदम उस दुर्रानी ने मुझे छोड़ा, वो सवाल करने लगा। आपके बहनोई साहब ने, वो भी इतना निखरा और बातें सुनाकर गोया एहसान कर दिया हो। दुनिया जहान या वैसे तो वर्षा वहाँ खुश नज़र आ रही थी। उसने वर्षा को खुश रखा हुआ है, मगर वो मेरे पीछे नहीं आई। ताज्जुब इस बात पर है तो मर्द का बच्चा है, औरत से बदले नहीं ले रहा, मर्दों से लेगा। चलो अच्छी बात है, वर्षा की सिक्योरिटी है, अशार बोला। न हमने कुछ किया और ना ही उसके बदलों का निशाना हम बनेंगे। मैं देख लूँगा, मैं भी उसका बहनोई ही हूँ। वो अंदर आती हुर्रम को देखकर बोला, भूलिए मत, कोई एहसान नहीं रखता मैं। इस बात का वो नखरा दिखा रहा था, जबकि वो तीनों नफ़ी में सर हिलाते चले गए। हुर्रम अंदर आ गई थी, झचक भी रही थी। ये हिस्सा पहली बार ही देखा था। आदिल ने आंखों पर हाथ रख लिया। हुर्रम उसके पास हिम्मत करती बैठ गई। आप ठीक है ना, वो फ़िक्रमंदी से बोली।
आदिल ने जवाब नहीं दिया। प्लीज़ आदिल, शट अप खुर्रम। अगर तुम्हें लगता है मेरे लिए दुआ करने से और मेरे लिए अपने भाई के आगे भीख मांगने से मैं पिछला सच भूलकर तुम्हें अपने दिल में वही मुकाम दे दूँगा, तो ये फ़ुज़ूल बात सोची है तुमने। मैं आज भी तुम्हारे मामले में वहीं खड़ा ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए किसी और की ज़रूरत कैसे पड़ गई। ये आज मेरी बीवी बनने के बाद तुम्हें 2-4 साल में किसी और की ज़रूरत पड़ जाए। वो गुस्से से दहाड़ा। कब छोड़ेंगे आप इस बात का पीछा? आदिल, मैं कह कह कर थक गई हूँ। मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की। आपके अलावा वो सब मैंने चाची और अम्मी के कहने पर किया था। बस, और कुछ भी नहीं। और वो भी अपने इंटरेस्ट पर उन्होंने मुझे मजबूर किया ये सब करने पर। मैं जितना रोई हूँ अपनी सच्ची मोहब्बत और उन झूठे तमाशों पर। मगर शायद आप मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। और जब आप यकीन नहीं करेंगे तो मुझे ठीक है सारी ज़िंदगी में यूं ही आपके पास बैठकर गुजार दूंगी, भले आप मुझे जान से मार दें। वो रोते हुए उसे भी सुना गई, जबकि आदिल चुपचाप उसे देखता रह गया और हुर्रम उठकर वॉशरूम में बंद हो गई, जिसका दरवाज़ा सामने ही था। आदिल ने भी झंझलाकर आंखों पर दोबारा हाथ रख लिया। वर्षा यूं ही बेड से टेक लगाए आंखें बंद किए सो गई थी, जबकि शाह सुबह अपने कमरे में आया और उसने वर्षा को ज़मीन पर बैठा देखा तो वो उसे देखता रह गया और कुछ देर बाद उसके पास आकर बैठ गया। उसके खूबसूरत चेहरे पर वो बेसाख्ता अपनी उंगलियों के पोर से लम्स छोड़ने लगा। वर्षा कसमसा कर उठ गई, आंखें खोलकर शाज को देखा और वो जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। हम कुछ कहना चाहते हैं, वो जल्दी से बोली। शाज उसे सुनने लगा। आप हमें छोड़ दें शाज, आप हमारी परवाह ना करें। हमारे डैडी ने किया ना जो भी ठीक है, हम कबूल करते हैं वो सब, और हम कसूरवार हैं, सज़ा है, हकदार हैं। आप हमें छोड़ दें, ये सज़ा दें। वो बोलते बोलते रोने लगी। शाज मुस्कुराहट रोके उसे देखने लगा और बेसाख्ता उसके कान पर झुका। तुम्हें सज़ा दूँ? गहरे लहजे में बोला। वर्षा के एकदम दिमाग के तार ही हिल गए। वो आंखें पटपटाकर उसे देखने लगी। हाँ, तुम रोज़ मेरी सज़ा की मुंतज़र रहो वर्षा खानज़ादा। वो उसका हाथ खींचकर उसे अपने नज़दीक कर गया। आप हमारी बात नहीं समझ रहे, वो परेशानी से बोली। मैं सब समझ गया हूँ वर्षा। वो उठा और उसे भी खींच कर उठाया। अल्लाह हाफिज़।